हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर नॉवेल वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैंगलिन अपनी सारी शक्ति को अपने शरीर के बाहर केंद्रित कर लिया था लीमूवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब आगे किस्मत से उसके पास मॉस्किटो बीस था। वैंगलिन आगे बढ़ते हुए बहुत तेज गति बनाए हुए था। अगर उसे सिर्फ अपनी ताकत के सहारे इस प्रेशर से लड़ना पड़ता तो ये और भी मुश्किल हो जाता। वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। उधर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर एंशिएंट डाओ क्लैन के केंद्र में एक फ्लोटिंग शहर मौजूद था। शहर के बीचों बीच एंशिएंट डाओ पैलेस खड़ा था। सबसे ऊंचे पवेलियन पर शाही वस्त्र पहने एक मध्य आयु का व्यक्ति खड़ा था। वो घने आसमान को देख रहा था जैसे कभी भी बारिश हो सकती हो। उसके हाथ में एक मोती था जिसमें से हल्की भूतिया रोशनी निकल रही थी। मोती के अंदर धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन वो साफ देख सकता था कि उसमें एक स्त्री की आत्मा सो रही है। एंशिएंट डाओ एम्पिरर ने कहा, ग्रैंड एम्पीरियन को गए काफ़ी समय हो गया। एक मामूली केव वर्ल्ड कल्टिवेटर के लिए इतनी मेहनत करना, लगता है वो बूढ़ा अब समझ खो चुका है। उसने आगे कहा, शुआन लुओ के अलावा एंशिएंट डाओ क्लैन को जिस गार्डियन की ज़रूरत है वो मैं हूँ, और भविष्य में भी ये सम्राट ही रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो बूढ़ा किस तरह के इंसान को वापस लाता है, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो। जब वो मेरे सामने आएगा तो उसे घुटनों के बल झुककर मेरा अभिवादन करना ही होगा। ये कहते हुए उसने उस मोती को कसकर पकड़ लिया। मोती मजबूत था, लेकिन उसकी पकड़ इतनी कड़ी थी कि अंदर की आत्मा कांप उठी, जैसे वो डर रही हो। शाही वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे से बोला, छोटी आत्मा, इंपीरियल टीचर ने क्यों कहा था कि तुम इस इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर राज करने की चाबी बनोगी? खैर, कोई बात नहीं। उसकी आंखों में लानत चमका। चूंकि तुम इतनी महत्वपूर्ण हो, ये सम्राट तुम्हें अपनी महारानी बनाएगा। उसने आदेश दिया, इस आत्मा को उन सभी स्त्रियों के साथ फ्यूज करने की कोशिश करो जो तुम लाए हो। जैसे ही उसने कहा, पीछे हवा में एक हल्का रीप हुआ। काले धुएं में लिपटा एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो तुरंत घुटनों के बल झुक गया और बोला, जैसा आपका आदेश। उधर वैंगलिन को उस वॉइड में अब पूरे 6 साल हो चुके थे, जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ से भरा हुआ था। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हो रही थी और एंशिएंट व सेलेस्टियल जातियों के बीच भी कोई खास टकराव नहीं था। इस साल 72 सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट्स पर कई जीनियस उभर कर सामने आए। उनमें से एक था युन यीफेन। इसी दौरान वो सेलेस्टियल एम्परर जो इन 72 कॉन्टिनेंट्स पर राज करता था, हजारों साल की क्लोज डोर कल्टिवेशन के बाद बाहर आया। उसके बाहर आते ही आधे कॉन्टिनेंट्स अनंत सेलेस्टियल ऊर्जा से भर गए। इसी साल कुछ केव वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स चुपचाप रीइनकार्नेट हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वे कहाँ गए। एंशिएंट कंट्रीज के 36 स्टेट्स और तीनों क्लैन्स में इस साल कुछ खास नहीं हुआ। उन्होंने ये साल काफ़ी शांति से गुजार दिया। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का हर एक कॉन्टिनेंट साइज में दर्जनों वर्ल्ड्स के बराबर था। ये जगह बेहद विशाल थी। कई आम कल्टिवेटर्स ने तो अपनी ज़िंदगी में कभी अपने कॉन्टिनेंट से बाहर कदम भी नहीं रखा था। खास तौर पर एंशिएंट और सेलेस्टियल रेस के बीच एक हेवनली रिवर बहती थी। इस नदी में एक रहस्यमयी शक्ति थी और इसके भीतर कई खतरनाक और ताकतवर बीस्ट्स रहते थे। सिर्फ वही पुराने और अत्यंत शक्तिशाली ओल्ड मॉन्स्टर्स इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करते थे, और वे भी इसकी गहराई में जाने से बचते थे। अगर किसी भी पक्ष को दूसरे पर हमला करना होता तो ये नदी सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट बनती थी। इस तरह ये साल भी चुपचाप बीत गया। सेलेस्टियल क्लैन के 72 कॉन्टिनेंट्स में से हेवनली रिवर से सबसे दूर जो 9 कॉन्टिनेंट्स थे, उनमें से एक था हेवनली बुल कॉन्टिनेंट। अगर इस कॉन्टिनेंट को ऊपर से देखा जाए तो उसका आकार धुंधले रूप में एक बैल जैसा दिखाई देता था। इसी वजह से इसका नाम हेवनली बुल पड़ा। ये कॉन्टिनेंट सेलेस्टियल मिंग कॉन्टिनेंट की इंपीरियल कैपिटल से बहुत दूर था और काफ़ी हद तक अलग थलग भी। बहुत समय पहले इसे एक आउटर कॉन्टिनेंट माना जाता था। ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के पूर्वी हिस्से में स्थित था और बाकी 8 कॉन्टिनेंट्स के साथ मिलकर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट बनाता था। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर 9 बड़े सेक्ट्स और 13 सेक्शंस थे, जिनकी अगुवाई पर्पल सन सेक्ट करता था। इनमें डोंगलिन सेक्ट सबसे रहस्यमयी माना जाता था। गुई सेक्ट, ग्रेट सोल सेक्ट और कई अन्य सेक्ट्स मिलकर कुल 21 सबसे शक्तिशाली सेक्ट्स बनाते थे। इनके अलावा भी कुछ छोटे सेक्ट्स थे, लेकिन वे इन 21 बड़े सेक्ट्स के सामने कुछ भी नहीं थे। एक अफवाह ये भी थी कि पर्पल सन सेक्ट के पास 9 सूर्यों में से एक सूरज मौजूद था। हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर मुख्य प्रभाव ग्रेट सोल सेक्ट और हुई सेक्ट का था। इसी कॉन्टिनेंट के एक दूर दराज कोने में 7 डाओ सेक्ट स्थित था। वहाँ काली पहाड़ियों की एक श्रृंखला थी जो घने जंगल से ढकी हुई थी। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वहाँ शायद ही कोई जीव दिखाई देता था।
इन पहाड़ियों के बीच एक अकेली ऊंची चोटी थी, सबसे ऊंची और सबसे घने कोहरे से ढकी हुई। यही 7 डाउ सेक्ट का स्थान था। जब केव वर्ल्ड बंद हुआ था तो सुदाओ ने इस सेक्ट को सील कर दिया था। कई साल बीत चुके थे। अब 7 डाउ सेक्ट पूरी तरह उजड़ चुका था। यहाँ कोई जीवित प्राणी नहीं था। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। यही वो जगह थी जहाँ केव वर्ल्ड से बाहर निकलने वाले लोग प्रकट होते थे, चाहे वो युन यी फेंग हो या कोई और जो अपनी इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ब्लड लाइन के साथ बाहर आया हो। सभी यहीं दिखाई दिए थे। वे जाने से पहले अपने सामने उस शहर को देखते जो पहचाना पहचाना भी लगता था और अजीब भी। छठे साल के एक दिन अगर कोई उस घने कोहरे को भेद कर देखता तो उसे 7 डाउ सेक्ट के अलग अलग पवेलियन दिखाई देते। उन पवेलियनों में से एक सबसे बड़ा था, वही 7 डाउ सेक्ट का मेन हॉल। ये वही जगह थी जहाँ कभी 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन ने अपनी क्लोज डोर कल्टिवेशन की थी। आज उस घने कोहरे से ढके पहाड़ पर उस पवेलियन के बाहर धीरे धीरे एक साया उभरा। वो काले कपड़ों में एक नौजवान था, लेकिन दिखने में जवान होने के बावजूद उसकी आंखों में अनगिनत सालों का अनुभव झलक रहा था। वो था श्वेनलू। श्वेनलू ने कोहरे में छिपे पवेलियन को देखा और धीरे से नीचे बैठ गया। उसने शांत आवाज में कहा, वांगलिन, सभी लोग रीइंकार्नेट हो गए हैं, लेकिन ये मेरे नियंत्रण में नहीं है कि वे कब वापस आएंगे। शायद कुछ साल या शायद 1000 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पवेलियन के भीतर झांककर उस अनंत वॉइड को देख सकता है और वांगलिन को जो वहां से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। श्वेनलू ने धीमे स्वर में कहा, अब 4 साल से भी कम समय बचा है डिसाइपल। टीचर ने जो कर सकता था सब कर दिया, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी भौहों के बीच एक हल्की लाल रोशनी चमकी। ये रोशनी वांगलिन को रास्ता दिखाने के लिए थी ताकि वो भटक न जाए। उधर केव वर्ल्ड और इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बीच के उस वॉइड में वांगलिन का चेहरा अब मौत जैसा पीला पड़ चुका था। वो अपने शरीर में एंशंट दाव की शक्ति को घुमाकर चारों तरफ से आ रहे भयानक प्रेशर का सामना कर रहा था। ये प्रेशर इतना शक्तिशाली था कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अगर मस्कीटो किंग लगातार आगे ना बढ़ रहा होता तो वांगलिन बहुत पहले ही रुक गया होता। अब तो मस्कीटो किंग भी धीमा बढ़ चुका था। वो भी इस दबाव के नीचे तड़प रहा था और कभी कभी एक खामोश चीख निकालता था। वांगलिन की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर की सारी एसेंस खत्म हो चुकी थी और उसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं था। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ का सामना करने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, उसकी एंशंट दाओ बॉडी। उसे किसी लाश को देखे हुए भी 1 साल से ज्यादा हो चुका था। इसका मतलब था यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही कम लोगों के लिए संभव था। ब्लड ड्रैगन बहुत पहले ही गायब हो चुका था। यहाँ तक कि उसकी भौं के बीच बना लाल निशान भी अब इतना धुंधला हो गया था कि मुश्किल से दिखाई देता था। पिछले 7 साल वांगलिन के लिए बेहद कठिन रहे थे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसे अपने पीछे अपनी पत्नी ली मुआन की आत्मा की रक्षा करनी थी। हर दिन उसे पहले से ज्यादा दर्द सहना पड़ता था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। समय बीतता गया, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और देखते ही देखते 1 और साल बीत गया। अब 8वां साल शुरू हो चुका था और अचानक प्रेशर कई गुना बढ़ गया। पूरा वॉइड जैसे ठोस पत्थर बन गया और उसके शरीर को कुचलने लगा। वांगलिन के मुंह के कोने से खून बहने लगा और उसकी नज़र धुंधली पड़ गई। वांगलिन को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि अब वो हारने वाला है। एक दर्द भरी मुस्कान के साथ उसने मुश्किल से अपना दायां हाथ उठाया और मस्कीटो किंग के सिर पर रख दिया, जो अब भी आगे बढ़ने के लिए तड़प रहा था। मस्कीटो किंग ने पूरे 8 साल तक उसका साथ दिया था। वांगलिन समझ सकता था कि ये जगह शायद सच में उसके पूर्वजों का घर थी। ये साफ था, मस्कीटो किंग इस जगह के लिए वांगलिन से ज़्यादा अनुकूल था। हालांकि वो यहाँ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन शायद अनगिनत सालों बाद वो पूरी तरह इस जगह में ढल जाता। लेकिन अभी वो इस वॉइड की गहराइयों में जाने के काबिल नहीं था। वो ज़बरदस्ती आगे बढ़ते बढ़ते थक चुका था। उसे अपने पूर्वजों के स्तर तक पहुंचने के लिए इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ के साथ और गहराई से घुलना मिलना था और कई बदलावों से गुजरना था। वांगलिन ने धीरे से कहा, मेरे साथ आगे मत आओ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तुमने 2000 सालों से भी ज़्यादा समय तक मेरा साथ दिया है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनते ही मस्कीटो किंग कांप उठा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जो पूरे वॉइड में गूंज गई। उस दहाड़ में साफ बगावत थी। ये पहली बार था जब उसने वांगलिन की बात मानने से इनकार कर दिया था। वो जाना नहीं चाहता था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वांगलिन को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता था, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी मौत है क्यों ना हो।
वांगलिन मुस्कुराया। हालांकि वो बेहद दर्द में था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और खड़ा होने की कोशिश की। ये एक साधारण सा काम था, लेकिन उसके लिए बेहद कठिन। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसकी आंखों में वो चमक वापस आ गई जो लंबे समय से गायब थी। उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की आवाज़ें आईं और उसकी एंशिएंट दाव पावर अचानक फट पड़ी। इससे उसे कुछ समय के लिए खुद चलने की ताकत मिल गई। उसने अपने दाएं हाथ से एक सील बनाई और बिना मस्कीटो किंग को मौका दिए अपना सिर उसके सिर पर रख दिया। जैसे ही मस्कीटो किंग की हरकत रुक गई, वांगलिन तुरंत वहां से कूद गया और दूर उड़ गया। उसने सख्त आवाज में कहा, जाओ, ये तुम्हारा घर है, मेरे पीछे मत आओ। उसने अपनी आस्तीन लहराई और बाकी बचे हुए 9 मस्कीटो बीस्ट्स मस्कीटो किंग की तरफ उड़ गए। इससे वांगलिन और मस्कीटो किंग के बीच दूरी और बढ़ गई। तभी पीछे से मस्कीटो किंग की एक दर्द भरी चीख गूंजी। ये किसी बच्चे की तरह थी जो अपने सबसे करीबी से बिछड़ रहा हो। इस आवाज़ ने वांगलिन के दिल में गहरा दर्द पैदा किया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना जारी रखा। वो जानता था कि इस बार उसके बचने के चांस 10% से भी कम है। अगर ऐसा है तो वो मॉस्किटो किंग को अपने साथ मौत की ओर क्यों खींचे? लेकिन मॉस्किटो किंग ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की और लाल आंखों के साथ आगे बढ़ा। वो वैंगलिन को छोड़ना नहीं चाहता था। भले ही उसे मरना पड़े, वो अपने मालिक के साथ मरना चाहता था। लेकिन वैंगलिन के हाथ की छाप में 10 सील्स मौजूद थीं, जो लगातार मॉस्किटो किंग को आगे बढ़ने से रोक रही थी। इन रुकावटों की वजह से वैंगलिन और मॉस्किटो किंग के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। मॉस्किटो किंग ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो अपने मालिक को ढूंढ नहीं पा रहा था। एक दर्द भरी चीख पूरे वॉइड में गूंज उठी और दूर तक फैल गई। उधर वैंगलिन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो अब भी मॉस्किटो किंग की चीख सुन सकता था। एक पल के लिए वो पीछे मुड़ा, फिर अपने दांत भींचे और आगे बढ़ता रहा। बहुत देर तक पीछा करने के बाद भी मॉस्किटो किंग वैंगलिन तक नहीं पहुंच सका। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, वो कांपने लगा और आखिरकार रुक गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक वो बाकी 9 मॉस्किटो बीस्ट्स की तरफ मुड़ा। उसने फैसला किया वो इस जगह के ऑरा के साथ और गहराई से घुलेगा और अपने पूर्वजों के रूप में तेजी से इवॉल्व करेगा, क्योंकि तभी वो और ताकतवर बनकर अपने मालिक को ढूंढ पाएगा। अब 9वां साल शुरू हो चुका था। वैंगलिन को मॉस्किटो किंग से अलग हुए 1 साल बीत चुका था। वैंगलिन का शरीर अब अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी सारी ताकत अपने पीछे अपनी पत्नी की आत्मा को बचाने में लगी हुई थी। उसकी आंखें बेजान थीं, लेकिन उनके अंदर एक अटूट इच्छा शक्ति जल रही थी। ये वही जिद थी जो उसके अंदर शुरुआत से थी। 2000 साल पहले जब वो एक साधारण इंसान का बच्चा था, तब भी वो खून से लथपथ होकर हेंगीवे सेक्ट की सीढ़ियां चढ़ा था और उसने तब भी हार नहीं मानी थी। आज 2000 साल बाद भी वो वही जिद्दी वैंगलिन था। उधर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के हेवनली बुल कॉन्टिनेंट पर 7 दाओ सेक्ट की पहाड़ियों में श्वेनलो एक पवेलियन के अंदर बैठा था। वो कई सालों से वहीं इंतजार कर रहा था। वैंगलिन के साथ किया गया 10 साल का वादा आधा साल पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन श्वेनलो अभी भी वहां से नहीं गया। उसका छोड़ा हुआ निशान पूरी तरह गायब हो चुका था। उस लाल रोशनी का मिट जाना या तो ये दिखाता था कि वैंगलिन रास्ता खो चुका है या फिर वो मर चुका है। श्वेनलो ने धीरे से कहा, क्या वो असफल हो गया? उसकी आंखों में दुख झलक उठा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो अभी भी थोड़ा और इंतजार करना चाहता था। शायद कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि इस चमत्कार की संभावना बेहद कम थी। उधर केव वर्ल्ड और इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बीच उस अंतहीन वॉइड में वांगलिन अपने कंधों पर कॉफिन उठाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। वो अब सोच भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी थी, उसकी इच्छा शक्ति। उसी इच्छा शक्ति के सहारे उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना लिया था और वो हार मानने वाला नहीं था। उसकी भौहों के बीच की लाल रोशनी आधा साल पहले ही गायब हो चुकी थी। अब वांगलिन आगे का रास्ता महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, पीछे न हटना और बस आगे बढ़ते रहना। इस घने अंतहीन अंधेरे वॉइड में 10 साल का समय किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी था। वांगलिन ने अपने दांत खींचे और आगे बढ़ता रहा। अगर उसके पास वो अटूट इच्छा शक्ति नहीं होती तो उसका दिमाग बहुत पहले ही टूट चुका होता। सच तो ये था, वो इतने लंबे समय तक टिक ही नहीं पाता अगर आधा साल पहले उसके साथ वो किस्मत वाला हादसा न हुआ होता, क्योंकि उसकी एंशिएंट डाओ कल्टिवेशन अब लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक उस वॉइड में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी।
ये रोशनी बहुत कमज़ोर थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी लाश से आ रही हो। जैसे जैसे वो करीब गया, वो लाश साफ दिखाई देने लगी। ये एक बूढ़े आदमी की लाश थी जो पर्पल वस्त्र पहने हुए था। उसकी आंखें बंद थीं और उनमें जीवन का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकल रही सफ़ेद रोशनी अजीब और ध्यान खींचने वाली थी। ये बूढ़ा आदमी किसी अनजान जगह से आया था, लेकिन उस रोशनी के साथ उसके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति इकट्ठा हो रही थी। जैसे ही वांग लिन ने ये देखा, उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। वो तेज़ी से उस लाश की ओर बढ़ा। काफ़ी संघर्ष के बाद वो उसके पास पहुंच गया। उसने अपना हाथ उस शरीर पर रखा और उस सफ़ेद रोशनी को खींच लिया। उस लाश के चारों ओर की रोशनी उसके हाथ में इकट्ठा हुई और फिर उसके शरीर में समा गई। उसके साथ वो रहस्यमयी शक्ति भी उसके अंदर प्रवेश कर गई। वांग लिन ने महसूस किया ये शक्ति ठंडी थी, लेकिन इसी ठंडक ने उसके दिमाग को साफ कर दिया। इस शक्ति को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके एसेंस धीरे धीरे रिकवर होने लगे और उसकी एंशिएंट दाओ पावर भी थोड़ी वापस आ गई। उसने अपना हाथ हटा लिया और वो बूढ़े की लाश अब बिना रोशनी के वॉइड में बहती चली गई। अब वांग लिन का चेहरा पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहा था। उसे ये नहीं पता था ये शक्ति आखिर है क्या, लेकिन आधा साल पहले भी उसे ऐसी ही एक लाश मिली थी और उसी शक्ति को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे आगे बढ़ने की ताकत मिली थी। ये शक्ति बेहद रहस्यमयी थी जो उसके एसेंस और एंशिएंट दाओ पावर को रिकवर कर सकती थी। ऐसी चीज़ इस वॉइड में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके सामने मौजूद थी। इन 10 सालों में उसे सिर्फ ऐसी 2 ही लाशें मिली थीं। वांग लिन का मन कांप उठा और उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसने अपनी कल्टिवेशन सक्रिय की ताकि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ के प्रेशर का सामना कर सके। फिर उसने अपने पीछे रखे कॉफिन को छुआ और ली मुआन की मौजूदगी को महसूस किया। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन वो रुका भी नहीं। वो बिना दिशा बदले बस आगे और आगे बढ़ता गया। वांग लिन ने मन ही मन कहा, 10 साल बीत गए, पता नहीं इसका अंत कहाँ है। कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं भटक गया। उसने अपने दांत भींचे और फिर से आगे बढ़ता गया। जल्द ही वो फिर उस अंतहीन वॉइड में खो गया। उसने सोचा, ये ताकत बहुत अजीब है। अगर मुझे और मिल जाए तो शायद मैं थकान से नहीं मरूंगा। ये सोचकर उसने अपना डिवाइन सेंस फैलाया उस सफ़ेद रोशनी को ढूंढने के लिए। लेकिन ऐसी बॉडीज मिलना पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। बिना दिशा बदले उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। 1 साल बीत गया, लेकिन उसे तीसरी बॉडी नहीं मिली। उसकी कल्टिवेशन अब पूरी तरह अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। वो एक बुझते हुए दिए की तरह हो गया था। वांग लिन बेहद दुबला हो चुका था, इतना कि अगर कोई उसे जानने वाला भी देखता तो शायद पहचान नहीं पाता। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, जब तक कि उसमें कुछ भी नहीं बचा। अब वो एक जिंदा लाश जैसा दिख रहा था। उसे नहीं पता था उसे और कितना आगे जाना है। ये अनजाना डर धीरे धीरे एक भयानक भावना में बदल सकता था जो किसी का भी दिमाग तोड़ दे। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद वांग लिन का मन भी डगमगाने लगा था। लेकिन जब भी वो अपने पीछे कॉफिन को छूता, उसके अंदर फिर से एक दृढ़ संकल्प जाग उठता और वही संकल्प उसे हार न मानने के लिए मजबूर करता। लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। 3 महीने बाद उसकी बची खुची चेतना भी खत्म हो गई और वो बेहोश हो गया। उसके शरीर में अब कोई आभा नहीं बची थी, लेकिन बेहोशी में भी वो अपने पीछे कॉफिन की रक्षा कर रहा था। कॉफिन पर दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन अगर वो उसे संभाल नहीं रहा होता तो वो अब तक टूट चुका होता। अब एक इंसान और एक कॉफिन धीरे धीरे उस वॉइड में तैर रहे थे और जैसे ही वांग लिन बेहोश हुआ, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ का प्रेशर अचानक गायब हो गया। लेकिन उसे इस बदलाव का कोई एहसास नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह एक लाश जैसा हो चुका था। यहाँ तक कि 3 लाइफ स्पेल भी अब बेकार था। वो बाकी लाशों की तरह वॉइड में बहने लगा, उसी तरह जैसे उसने पहले अनगिनत लाशों को तैरते देखा था। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना समय बीत गया उसे खुद नहीं पता। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, जैसे वो सच में मर चुका हो। उधर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर 7 डाओ सेक्ट में श्वेनलो ने एक गहरी आह भरी और खड़ा हो गया। पुराने समय को मिलाकर वो 15 साल तक इंतजार कर चुका था। ऐसा नहीं था कि वो और इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन दूर से एक जबरदस्त सेलेस्टियल एनर्जी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वो अभी दूर ही थी, लेकिन पूरे आसमान में गर्जना गूंज उठी। क्षितिज पर एक सुनहरा सूरज दिखाई दिया और उसके भीतर एक आकृति खड़ी थी। उसी समय दूसरी दिशा में एक और सूरज उभरा और वहां से एक ठंडी भयावह नजर महसूस हुई।
श्वेनलो समझ गया कि अब उसे जाना होगा। उसने धीरे से कहा, शिष्य, अपना ख्याल रखना। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो मुझे ढूंढना। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आस्तीन लहराई। तुरंत एक खून सा लाल सूरज प्रकट हुआ और श्वेनलो आसमान में उड़ गया। श्वेनलो चला गया। अब वांग लिन के लौटने का इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उधर वांग लिन अब भी उस अंतहीन वॉइड में तैर रहा था। उसकी दिशा बदल चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है। अब वो उस वॉइड में तैरती अनगिनत लाशों में से एक बन चुका था। समय बीतता गया। कई साल गुजर गए। कुछ लोग इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर पुनर्जन्म ले चुके थे, कुछ अभी भी रास्ते में थे और उन्हें पुनर्जन्म लेने में सैकड़ों या शायद हजारों साल लगने वाले थे। यहाँ तक कि श्वेनलो भी ये नहीं समझ पाया कि ये अंतर इतना बड़ा क्यों है। इसी दौरान ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के एक साधारण शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा अलग था। 6-7 साल की उम्र में जब भी वो अपने साथियों के साथ खेलता, वो खुद को राजा कहलवाना पसंद करता। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उन्हें मारता पीटता। वो बेहद आक्रामक था और धीरे धीरे बाकी बच्चे उससे डरने लगे। आखिरकार सभी ने उसका राजा वाला खेल मान लिया। उधर सदर्न कॉन्टिनेंट में भी एक और बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा भी असाधारण था, लेकिन अलग तरीके से। उसका परिवार बचपन में ही टूट गया था और 10 साल की उम्र तक वो अपने शहर में एक मशहूर झूठा बन चुका था। लेकिन मशहूर झूठा होना कोई अच्छी बात नहीं थी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और अपने हुनर के साथ कहीं और चला गया। समय आगे बढ़ता रहा। श्वेनलो बहुत पहले ही उदास मन से एंशिएंट दाओ क्लैन लौट चुका था और क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया। जब एंशिएंट दाओ एम्परर ने उसे अकेले लौटते देखा तो उसने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे वो ये भी भूल गया कि श्वेनलो किसी को ढूंढने गया था और लोग भी वांग लिन नाम को भूलने लगे। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट ऐसा ही था और केव वर्ल्ड भी, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जो उसे नहीं भूले थे। मू बिंग में उसे याद करती थी। तांग शान वो भी उसे नहीं भूली थी और इस पीढ़ी का नया जीनियस यून ये फेंग भी कभी कभी वांग लिन के बारे में सोचता था। लेकिन एक और था जिसने उसे कभी नहीं भुलाया, मॉस्किटो किंग। जब वांग लिन ने उसे रोका था, उसके बाद वो जैसे पागल हो गया था। उसने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ को अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में वो 4 बार मेटामॉर्फोसिस से गुजरा। हर बार वो कई गुना ज्यादा ताकतवर बनता गया। धीरे धीरे उस पर वॉइड का प्रेशर कम होता गया, जब तक कि वो लगभग खत्म ही नहीं हो गया। और फिर 5वें मेटामॉर्फोसिस के बाद उसने ऐसा प्रेशर रिलीज किया जिससे पूरा वॉइड कांप उठा। अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। वो किसी ग्रह जैसा भी नहीं दिखता था, बल्कि पूरी तरह बदल चुका था। धीरे धीरे वो धुएं जैसा हो गया, धुंधला, मानो जैसे कोई मच्छर स्याही की पेंटिंग से बाहर निकल आया हो। लेकिन उसकी खूंखार प्रकृति अब अपनी चरम सीमा पर थी। इसके बाद उसने इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ को अब्जॉर्ब करना बंद कर दिया। उसका शरीर कोहरे की तरह फैल गया और उसने अपने 9 साथियों को भी निगल लिया। फिर वो उस अंतहीन वॉइड में निकल पड़ा, क्योंकि वो अपने मालिक को ढूंढने जा रहा था, वांग लिन को ढूंढने। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आज शाम को ही इसका न्यू चैप्टर मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जल्दी ही मिलते हैं इवनिंग में न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।